हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। हम लोग अपने लिक्विड्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था और अब हम फैक्टर्स जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी इवेपोरेशन का क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जितनी रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना कम होगा उतनी जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा और इवेंचुअली आपके पास वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वो फैक्टर है वेपर प्रेशर का जिस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वेपर प्रेशर जो है बहुत कुछ, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर जो है बहुत कुछ आपको बता देता है। तो ऐसा ये क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, पहले एक ऑप्शन में मैं दे दूं वाटर, फिर मैं दे दूं मेथनॉल, फिर मैं दे दूं बेंजीन और फिर मैं दे दूं ROR, या इसको मैं लिख देता हूं CH3 बस। ठीक है, ROR कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि किसका इसमें हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इन सब में कौन सी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, देख के पता चल रहा है। मेथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर LDF है और इधर भी LDF है। तो एक बात तो यहां पर कंफर्म हो गई कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं उनका वेपर प्रेशर तो कम होने वाला है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और इन दोनों का हाई होने वाला है वेपर प्रेशर, क्योंकि इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब LDF किसकी ज्यादा होगी? LDF उसकी ज्यादा होगी जिसका आपके पास साइज बड़ा होगा। तो इसमें साइज इसका बड़ा है, बेंजीन का बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये एक ईथर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर में ले लूं इसको, डाई मिथाइल ईथर, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो यहां पर मेरे पास D ऑप्शन होगा। ठीक है, अब कहने का मकसद ये था कि इस तरह का SZAB MU में भी क्वेश्चन आ चुका है, UHS में भी आ चुका है और ईटा में भी आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने की टेक्निक ये है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, फिर जिनमें सेम टाइप है उनको कंपेयर करेंगे किसमें स्ट्रॉन्गर है। जिसमें स्ट्रॉन्गर होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा जो इसका फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सरफेस एरिया हैज नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि वेपर प्रेशर पे सरफेस एरिया का कोई किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है। ठीक है, अब ये मेजर्ड बाय मैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए सिंपल प्रेशर, तो वो बैरोमीटर से आप मेजर करते हैं, लेकिन आप जो वेपर प्रेशर है उसको मैनोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब जो बात मैंने की है कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग पे जो है वो डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर, वो यहां पे सही से एक्सप्लेन है। कहने का मकसद ये है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना कम वोलेटाइल होगा वो लिक्विड, और जितना कम वोलेटाइल होगा वो लिक्विड तो आपके पास वेपर प्रेशर उतना कम होगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपके पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें दोनों में नंबर ऑफ OH के वन है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वन है, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी और उसका लेस वेपर प्रेशर होगा। ये जो है MCQ कंफर्म आता है, और ये ऑर्गेनिक से इसकी एग्जांपल लाजमी देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसकी एग्जांपल लाजमी देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर
at which vapor pressure is equal to the external pressure. Vapor pressure equals to external pressure. ये जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभार इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, वो कंटेनर पे मैं लिड लगा दूं और नीचे में क्या करूं, एक बर्नर लगा दूं, तो ये लिक्विड जो है ये आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू, मतलब सबसे पहले वेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी और क्या होगा कि वेपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वो टेम्परेचर ये बर्नर जो क्रिएट करेगा, वो टेम्परेचर जिस पर ये वेपर प्रेशर जो डेवलप हुआ है इनसाइड द कंटेनर आपके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो आपके पास कौन सा टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ डिस्कस करनी है, फिर वही बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज अ फैक्टर आपको डिस्कस करना है। इन सब प्रोसेसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज अ फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ऑप्शन हो ए H2O, बी एसिटिक एसिड, मेथनॉल और HCl, तो क्या होगा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा CH3COOH, इसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद वाटर, ठीक है, उसके बाद CH3OH मेथनॉल, उसके बाद HCl। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें क्या था, DD, डाइपोल डाइपोल। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेक्चर में। तो सेम यहां पर एसिटिक एसिड के साथ यही चीज हुई है। ठीक है, वाटर के पास एक ऑक्सीजन था, इसके पास 2 ऑक्सीजन थे, तो आपके पास हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो गए। फिर CH3OH आ गया, ठीक है, और फिर HCl आ गया। CH3OH और H2O का हमने डिफरेंस पीछे डिस्कस कर लिया। आगे डिस्कस करते हैं कि और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। तो ये तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के या डेफिनेशन पढ़ के समझ आ गई होगी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, कि जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतनी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उतना जल्दी जो है वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज, एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज्यादा आपका जो है टेम्परेचर होगा, कि आपका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो आपको डिस्कस करनी है कि ये 2 MCQ आपकी जीनियस की बुक में भी है, और ये 2 MCQ मुझे ऐसा लगता है कि ये ईटा में टेस्ट होने वाले MCQs हैं। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट, ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है, और एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट जो है इन पे MCQ आपकी जीनियस में भी है, केमिस्ट्री की जीनियस MCQ बुक में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल MCQ बन सकता है, क्योंकि इस चीज पे कोई गौर नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो है प्रेशर कुकर, और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में इस साल भी आपके पास ZMU में क्वेश्चन आया, और आपके पास UHS में भी क्वेश्चन आया पिछले साल, और प्रेशर कुकर तो आता ही है ऐसे क्वेश्चन एक ना एक। तो प्रेशर कुकर इसकी बेसिस क्या है, इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर,
और वैक्यूम डिस्टिलेशन की क्या है, डिक्रीज्ड। मैं आपको आगे डिटेल में वैक्यूम डिस्टिलेशन पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर कुछ हमें वैल्यूज डिस्कस करनी है। पहले वो वैल्यूज है, पहली है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पहली है बॉइलिंग पॉइंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये एमसीक्यू जो है ये मतलब एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आता होता है, ठीक है। ये मैं केपीके की बुक से आपको वैल्यूज बता रहा हूं, पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो प्लेस अगर मैं देख लूं यहां पर, फिर प्रेशर लिख लूं, और यहां पर लिख लूं बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में। तो प्लेस अगर यहां पर है, सबसे पहले सी लेवल, सी लेवल पर 1 है और 100 डिग्री है, पहली चीज। दूसरी चीज मरी हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, फेवरेट एमसीक्यू में से ईटा वालों का, ठीक है। यहां पर प्रेशर है 0.921, ये आपको याद करना है, इसका रटा मारना है। 98 डिग्री, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको सारा यहां पर कवर हो जाए एक ही जगह पे। फिर तीसरा माउंट एवरेस्ट 0.425 और 72 डिग्री। एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जा रहा है, उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए सारी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड से मेरा मतलब है नंबर बेस्ड चीजें, जो आपके पास पेपर में आ सकती हैं और आपको ये याद करनी है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है ये। पीछे मैंने बात की थी वैक्यूम डिस्टिलेशन की, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे आप एक लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं। लिक्विड को आप क्या करना चाहते हैं, बॉयल करना चाहते हैं एट अ टेम्परेचर लोअर देन एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है, ये एमसीक्यू एमएमयू में पूछा गया था। ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी बेसिस है रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। अब ये इतना लंबा प्रोसेस करने की कि मुझे एक लिक्विड को जो है वो बॉयल करना है, लेकिन बॉयल भी करना है एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इतना करने की मुझे क्या जरूरत है, ये सवाल आपके दिमाग में पैदा होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही सवाल है। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, कि आप अगर उनको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर प्यूरिफाई करने की कोशिश करें डिस्टिलेशन पे, तो वो आपके पास डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बिफोर ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। तो आप उनको जो है लोअर किसी बॉइलिंग पॉइंट पर ही उनको आप बॉयल करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर होगा। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है ग्लिसरीन की आपके पास, ग्लिसरीन। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो आपको आना चाहिए। ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 है एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, ये चीज आपको याद करनी है। लेकिन ये जो 290 पर ग्लिसरीन है ये क्या कर जाती है, डिकम्पोज कर जाती है। तो अब आपको कुछ ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस पे ये आप इसको डिस्टिलेशन कर सके इसकी, और ये डिकम्पोज भी ना हो। तो आप क्या करते हो, इस नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर को 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ड्रॉप करते हैं, और फिर जो है उस टेम्परेचर को कर लेते हैं 210 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे वो डिस्टिलेशन भी का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिससे जो है वो डिकम्पोज भी नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो कि केपी बोर्ड की बुक में आपको गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस कर रहा है वो है सरफेस टेंशन। कुछ लोग समझते हैं कि ये टॉपिक जो है आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे एमयू में भी क्वेश्चन आया था, और होपफुली इससे ईटा में भी क्वेश्चन आ सकता है। सरफेस टेंशन,
सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन, स्ट्रेच और इंक्रीज in the surface area by a unit area। ये डेफिनेशन इसकी एज इट इज जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी डेफिनेशन जो केपी की बुक में लिखी है और जो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, जिससे आप इसका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to stretch or increase the surface area of a liquid by unit area। और इसकी तीसरी डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ लिक्विड। ये तीनों डेफिनेशंस आपके पास तीनों बुक्स में मिलेंगी आपको, लेकिन एक्चुअल में कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो निचले मॉलिक्यूल्स है ना, वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उन पे अगर पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगाते हैं उसको आप सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, या आप इसको कह सकते हो जाउल पर मीटर स्क्वायर। या आप देख सकते हैं दोनों एक ही चीज है। अब यहां पर कुछ दो पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है फैक्टर। फैक्टर आपको पता है आईएमएफ जो होगी इसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस टेंशन। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेच आएगा, उतनी ज्यादा फोर्स पर यूनिट लेंथ आप लिक्विड पे लगा सकते हैं। तो आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है आपके पास सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा वही काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर आप दोनों को कर सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जो है वो एमसीक्यू लाजमी बनता है। अगर कोई एमसीक्यू सरफेस टेंशन से बनाएगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पे या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इफेक्ट पे बना सकता है। तो सबसे पहला जो इसका कॉन्सिक्वेंस है कि स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक स्फेरिकल सा ड्रॉपलेट जो होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, सॉरी मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट्स, उनके एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके पास ड्यू ड्रॉप्स पड़े होते हैं लीव्स के ऊपर। ऐसे अगर एक पत्ता पड़ा होगा, इसको मैं पत्ता ड्रॉ करने की कोशिश, और उस पे अगर निचली सरफेस पे ड्यू ड्रॉप पड़ा होगा या ऊपर वाली सरफेस पे भी, तो वो आपके पास सरफेस टेंशन की वजह से होगा। तीसरा होता है कैपिलरी एक्शन, वो भी एग्जांपल है इसकी सरफेस टेंशन की, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉल करते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो भी सरफेस टेंशन की मदद से ही करते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये तमाम वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपकी तीनों बुक्स में लिखे हुए हैं, और अगर आप इनको समझ लें और याद कर ले तो आपके पास एज एन एमसीक्यू ये एक बहुत सिक्योर और एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल किस्म का एमसीक्यू है। तो हमने यहां पर तकरीबन अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एक विस्कोसिटी का टॉपिक रहता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विद क्रिस्टल्स। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।